चलो करें स्टार्ट। गुड मॉर्निंग। करें स्टार्ट। कल कहाँ तक हो गया था? अच्छा। हाँ, वो एक सिंगल पेज दिया था जो उसको निकलवा दो, आगे पीछे करवा देना उसकी कॉपी। ठीक है। बुद्ध धर्म और जैन धर्म चल रहा था, है ना? बुद्ध धर्म में हमने क्या क्या देखा? एक तो इसके सामान्य परिचय। सामान्य परिचय जो बुद्ध धर्म से संबंधित जितने भी सिद्धार्थ के जीवन से संबंधित चीजें थी, जैसे कि उनका जन्म कहाँ हुआ, ठीक है, मृत्यु कहाँ हुई, उनकी माता का नाम, मौसी का नाम, घोड़े का नाम, ये सब फैक्ट थे। ये जीएस में यहाँ से सवाल बनते हैं। इनको आप नोट से जाके देख के लिखने के लिए बोला था। ठीक है। उसके बाद हमें जो क्लास के अंदर डिस्कस करना है वो था बुद्ध धर्म और बुद्ध धर्म का दर्शन, इसका संघ एवं इसकी कार्यप्रणाली, बुद्ध का साहित्य और बुद्ध के संप्रदाय और संगीतियां। ठीक है। बुद्ध दर्शन हो गया था। बुद्ध फिलॉसफी में क्षणिकवाद देखा था, अनात्मवाद देखा था, अनीश्वरवाद देखा था, है ना? ये सारे कॉन्सेप्ट समझे थे। उसके बाद संघ देखा था, संघ की कार्यप्रणाली समझी थी, लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली थी, उसके सारी शब्दावलियां समझी थी हमने। वर्बली समझी थी, लिखवाई मैंने नहीं थी क्योंकि वो सारी चीज़ें नोट्स में है। अगर नोट्स की कोई बात समझ में नहीं आती तो मैं उसको फिर से आपको डिस्कस करूंगा। हालांकि आपके लिए जो चीज़ें समझना जरूरी हैं वो मैं समझा रहा हूँ, जो चीज़ है फैक्चुअल है उसको मैं क्या बोर्ड पे बताऊँ लिख के। ठीक। साहित्य समझा था, जिसमें त्रिपिटक देखा था हमने, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है। सुत्त पिटक को, सुत्त को धर्म कहते थे वो, तो यानी कि उसमें धर्म संबंधी बातें थी। और विनय पिटक, अच्छा कल की क्लास में एक करेक्शन करना था, सुत्त पिटक और विनय पिटक। सुत्त पिटक का संकलन किसने किया था? आनंद ने। और विनय पिटक का संकलन किसने किया था? उपाली ने, है ना? लेकिन हमने उसमें लिखवा दिया था कि दूसरी बौद्ध संगीति में इन दोनों का संकलन हुआ था। लेकिन वो जो संकलन हुआ था वो कब हुआ था? वो पहली ही बौद्ध संगीति में हो गया था। ठीक है। पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? कल के नोट्स रिवाइज नहीं करे? अच्छा, पहली पहली बार पढ़ना है जीएस तो ऐसे ही होता है। हालांकि ये जो जीएस पढ़ने वालों के लिए सिंपल से फैक्ट होते हैं, है ना, कि संगीतियाँ सब ने रट रखी होती हैं, कि कौन उसके अध्यक्ष थे, कब से कब तक हुई, सब चीज़ सबको पता होती है। तो हमें वहाँ करेक्शन क्या करना है कि पहली बौद्ध संगीति में आनंद एवं उपाली ने सुत्त पिटक एवं विनय पिटक की रचना की या संकलन किया। राजगीर है ना, तो राजगीर के नीचे वहीं लिख लो आनंद एवं उपाली ने सुत्त पिटक एवं विनय पिटक की रचना की राजगीर में। सेकंड वाली में काटने के लिए बोला है, वो सेकंड वाली से काट देना। और कल की क्लास में बोला था मैंने कि गया, बोध गया किस नदी के किनारे है, आप लोगों से पूछूंगा। बोध गया, जहाँ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो किस नदी के किनारे पर है? होमवर्क करके ही नहीं लाए? कितना छोटा सा होमवर्क था। ये ऐसा होमवर्क है कि इसको क्लास में भी ढूंढ सकते हो सीधे गूगल करके। चलो
ढूंढ के बता देना आराम से। संगीतियां, बुद्ध धर्म, जैन धर्म। जैन धर्म में क्या चल रहा था? जैन धर्म में सामान्य परिचय। जी बिल्कुल, एकदम सही बात। हाँ हाँ हाँ। तीर्थंकर, तीर्थंकर कितने थे? 24। 24 में से हमने लिखवाए थे। अच्छा, इनको भी बता दो आप। कल की क्लास में एक करेक्शन करना था। आनंद एवं उपाली ने जो विनय सुत्त पिटक और विनय पिटक की जो संकलन किया था, रचना की थी, वो प्रथम बौद्ध संगीति में की थी। आज आपको उसके बुद्ध धर्म के और जैन धर्म के नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तीर्थंकर लिखवा दिए थे। इसका दर्शन समझा दिया था मैंने। जैनियों का दर्शन क्या था? जैनियों के दर्शन से जो निकलने वाला मूल्य था वो कौन सा मूल्य था? सहिष्णुता, सबसे बड़ा मूल्य, बहुत इंपॉर्टेंट। ये वाला मूल्य जिसके पास होगा ना, उस सोसाइटी, जिस भी समाज में अगर ये वाला मूल्य है, टॉलरेंस का, सहिष्णुता का, तो क्या होगा कि उस समाज में समानता होगी। टॉलरेंस समझते हो? सहिष्णुता का मूल्य समझते हो? सहिष्णुता किसे कहते हैं? आपके सिलेबस में दे रखा है अलग से। एक ये मेंशन कर रखा है और दूसरा एक शब्द और मेंशन कर रखा है, पंथ निरपेक्षता। आपने सिलेबस देखा है अपना? उस सिलेबस में साफ मेंशन कर रखा है सहिष्णुता एवं पंथ निरपेक्षता। तो सहिष्णुता का मतलब क्या होता है? क्या? नहीं। सहिष्णुता का अर्थ क्या होता है आपको पता है किसी को क्लास में? सहिष्णुता सिंपल सा अर्थ है। स, नहीं सही, नहीं नहीं नहीं, सहिष्णुता का सिंपल सा अर्थ है। सह से देखो ना, शब्द को तोड़ने की कोशिश करो। सहिष्णु, सहिष्णु का मतलब होता है सहने की क्षमता। और सहने की क्षमता जितनी ज्यादा होगी किसी भी चीज को, किसी की बात को, है ना, किसी की लात को, तो वो क्या होगा? समाज ज्यादा शांत होगा। देखो, इस मूल्य की जिस सोसाइटी में कमी होती है, सहने की क्षमता की जिस सोसाइटी में कमी होती है, वो सोसाइटी हिंसक होती है। मान के चलो, उदाहरण के लिए किसी ने किसी के ऊपर कोई कमेंट कर दिया, वो तुरंत अपने दिल पे ले जाएगा। उसके अंदर सहने की क्षमता नहीं है, वो तुरंत अपने घर में जाएगा, जो भी उसके पास हथियार होंगे लड़ने के लिए निकाल लाएगा। तो क्या हुआ? वहां हिंसा होगी। इंपोर्टेंट क्या है? ये मूल्य जो कहाँ से निकल रहा है? जैना, जैना फिलोसफी से। मैंने पूरा समझा दिया, समझ में नहीं आया? ध्यान इधर उधर था, कोल्ड ड्रिंक किसी की, है ना, फिज पे ध्यान था, एप्पी फिज। सहिष्णुता का अर्थ क्या है? सहने की क्षमता। तो ये जिस समाज में ज्यादा होगी सहने की क्षमता, सहिष्णुता का मूल्य जिसमें ज्यादा होगा, वो क्या होगी? सोसाइटी हार्मोनी, यानी उसमें साम्यता होगी, समावेशन होगा। ठीक है, दर्शन समझाया था कल, यहां तक पूरा बता दिया था। अभी हमें क्या करना है? जैनों के साहित्य देखने हैं और जैनों के संप्रदाय देखने हैं। ठीक है, जैन साहित्य। देखो, जैन साहित्य को अगम कहते थे वो, अगम, क्योंकि थोड़े प्राचीन थे, इसीलिए उन्होंने अगम कहा। ठीक है, आचरांग सूत्र, ये भी जैन साहित्य है एक। त्रिशिष्टलिका चरित, ये भी जैन साहित्य है। परशिष्टि पर्वन, ये भी जैन साहित्य है।
जब हम कला एवं संस्कृति की क्लास करेंगे तो वहाँ पे जब हम चित्रकला देखेंगे तो वहाँ जैन चित्रकला देखेंगे, जिसमें जैनियों की पोथी चित्रकला इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वहाँ पे भी समझेंगे इन्हीं साहित्य का। अच्छा, साहित्यिक स्रोत ये पता है कि कैसे स्रोत होते हैं? अमूर्त स्रोत होते हैं। ये जो शब्द मैंने लिखे हैं ना, ये साहित्यों के नाम लिखे हैं ना, ये यूपीएससी में भी पूछे गए हैं, पीसीएस में भी पूछे गए हैं, अन्य एग्जामों में भी पूछे गए हैं। ये वाले त्रिशिष्टली चरित और परिशिष्टि पर्वन। आचरांक सूत्र तो पता होगा आप लोगों को। इसमें महावीर स्वामी के तप एवं तपस्या के बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है, स्वामी महावीर स्वामी कितने नंबर के तीर्थंकर थे? हाँ, सबसे लास्ट तो सुधर्मण को भी मानते हैं, लेकिन 24 में वो 24 में थे, है ना? हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी का हमें बेसिक फैक्ट मिल ही जाएगा नोट्स में, है ना? उनके पिता का नाम सिद्धार्थ। हाँ, उनके दामाद जमाली थे जो प्रथम उनके शिष्य बने थे। ये सब फैक्ट हैं। आप क्लास की महत्ता को समझो, क्लास के लिए क्या जरूरी है ना? अच्छा, मैं जो क्लास में कराता हूँ वो क्लास के लिए जरूरी लगता है आप लोगों को, नहीं लगता है? मैं यहाँ पे बोर्ड पे जो समझा रहा हूँ आप लोगों को, सबको, सभी को, क्या वो आपको ये तो नहीं लगता कि मैं यहाँ पे बेकार की बातें करके जा रहा हूँ, जो जरूरी नहीं है, हम लोगों के लिए जानना जरूरी नहीं है? सब जरूरी है ना? बाकी फैक्चुअल चीज़ें हैं, मैं बताता रहता हूँ। अगर फिर भी आप लोगों की हार्दिक इच्छा ये करती है कि मुझे फैक्ट यहाँ बोर्ड पे चाहिए, लिखे हुए चाहिए, तो उसके लिए ये है कि उसके लिए आपको फिर मुझे समय ज़्यादा देना पड़ेगा। मुझे समय बहुत कम मिला है। इतने घंटे मिले हैं मुझे पूरी हिस्ट्री पढ़ाने के लिए, इतने में 2 चैप्टर नहीं हो पाएंगे। और सोचो पूरी हिस्ट्री में कितने चैप्टर हैं? 25 से 30 चैप्टर हैं। चलो, जैन साहित्य के बाद हम कहाँ जाएंगे? जैन संप्रदाय। जैन संप्रदाय, श्वेतांबर और दिगंबर। लिखने का टाइम दिया करूं। श्वेतांबर वो हैं जो जिन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए। इसके पीछे की एक कहानी है। इसका स्थूलभद्र से संबंध है। जैन मुनि थे स्थूलभद्र। और दिगंबर जो नग्न रहते हैं, नग्न यानी वस्त्र धारण नहीं करते। ठीक है, ये भद्रबाहु से संबंधित है। क्या हुआ था, एक समय मगध में अकाल पड़ा था, तो भद्रबाहु साहब कुछ संत मुनियों को लेकर साउथ में निकल गए, दक्षिण में निकल गए। उन्होंने वस्त्र त्याग का संकल्प ले लिया और स्थूलभद्र के नेतृत्व में कुछ लोग यहीं रह गए। लेकिन जब वो साउथ से वापस लौटे भद्रबाहु जी, तो इन्होंने इनको देखा कि इन्होंने कुछ मुनियों ने श्वेत वस्त्र यानी वस्त्र धारण कर लिए हैं। तो फिर उन्होंने क्या किया, इनको अलग संप्रदाय मान लिया कि ये श्वेतांबर हो गए और फिर हम दिगंबर हो गए। ठीक है, श्वेत से याद रख लो ना, श्वेत अंबर, श्वेत अंबर। श्वेत का मतलब सफेद, अंबर का मतलब वस्त्र। अंबर का पर्यायवाची है ना वस्त्र, श्वेत अंबर। ठीक है, और दिग अंबर, दिग दिग का मतलब होता है दिशाएं। अंबर मतलब बादल या दिशाएं ही, या अंबर। हाँ, यहाँ पे अंबर का मतलब क्या था, श्वेत। ठीक है, यानी कि जिसके वस्त्र सफेद हों, श्वेत हों। और यहाँ दिग, दिग का मतलब होता है दिशा। दिक प्लस अंबर से बना हुआ शब्द है वो दिगंबर। ठीक है, जिसकी जिसकी दिशाएं ही वस्त्र हों। ठीक है, दिशाएं कितनी होती हैं? दिशाएं 4 होती हैं। हाँ, सामान्यतः देखो, ईस्ट नॉ जो भी है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, लेकिन वो अलग अलग हो जाती हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे। तो कुल मिला के जितनी भी दिशाएं हैं, जो जो दिशाएं बिगड़ती हैं लोगों की, वो सभी उनका क्या है, वस्त्र, दिगंबर। भद्रबाहु संत हैं,
स्थूलभद्र और इधर भद्रबाहु, ये इसके भद्रबाहु इसके दिगंबर परंपरा के वो संस्थापक हैं भद्रबाहु। लिखने का टाइम दिया है मैंने, जल्दी लिखो, मेरे पास टाइम नहीं है पर वो मैम पीछे रह जाती हैं। स्पेशल रिक्वेस्ट लगाइए, लिखने का समय दीजिए हमें, हमारे पास इतना समय कहाँ है। 563 563 563 BC। करें कंबाइंड, आगे बढ़े, लिख लिया। आप लोगों को सबको ये पता है कि ये प्राचीन भारतीय इतिहास की क्लास है, ठीक है। प्राचीन भारतीय इतिहास को पढ़ने के क्रम में हमने इसको प्रागैतिहासिक कालखंड में बांटा था, जिसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था। इसको प्रागैतिहासिक को क्या कह रहे थे हम, पाषाण काल। तो हमने इसको जब पढ़ा था तो पुरा पाषाण काल में बांटा था, 3 भागों में, मध्य पाषाण काल में बांटा था और नव पाषाण काल में बांटा था। देखो दिख रहा है, दिख रहा है, पुरा, मध्य और नव। उसके बाद हमने पुरा पाषाण काल को जब पढ़ा था तो हमने उसको निम्न, मध्य और उच्च में बांटा था। क्लियर है। सोहन संस्कृति देखी थी, फलक संस्कृति देखी थी, आधुनिक मानव का विकास देखा था, चित्रकला का विकास देखा था, आग की खोज देखी थी। मध्य पाषाण काल में गए थे तो पशुपालन देखा था, है ना, युद्ध वगैरह जैसे साक्ष्य मिले थे। नव पाषाण काल में गए थे तो कृषि देखी थी, स्थायी गांव का विकास देखा था, ठीक है। ये सब कुछ देख लिया था। उस क्या, किस चीज का, किस चीज का, हाँ लिखवाया है मैंने, हाँ हाँ। उसके बाद आधे ऐतिहासिक काल में गए थे। आधे ऐतिहासिक काल में ताम्र पाषाण काल, हड़प्पा काल और वैदिक काल। ताम्रपाषाण काल, उसमें तांबा को मिला के, उन्होंने पत्थरों को मिला के वस्तुओं का इस्तेमाल करना सीख लिया था। हड़प्पा काल में गए थे। हड़प्पा काल पहली नगरीकृत सभ्यता थी और वहां सबसे पहले कांसे का इस्तेमाल किया गया था। उस कांसे का, कांस्य युगीन सभ्यता लिखवाया था। पहली नगरीकृत थी प्लस कांस्य युगीन सभ्यता थी, ये लिखवाया था। वैदिक काल में गए थे। हड़प्पा काल के नगरों का पतन हो गया था, वह पुनः ग्रामीण सभ्यता में प्रवेश कर गई थी, ठीक है। देखा था ना, हड़प्पा का पतन हुआ था तो वह पुनः ग्रामीण सभ्यता में प्रवेश कर गई थी। लेकिन उसके 200-250 साल तक वो जब ग्रामीण सभ्यता में चलती रही, उसके बाद वैदिक आर्यों का आगमन हुआ,
तो आर्यों के आगमन के बाद हम पढ़ते हैं वैदिक काल। वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, दो काल देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हुई थी। उत्तर वैदिक काल में जब लोहे की खोज हो गई थी तो वो बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ? लोहे की खोज। और इसी लोहे की खोज ने सब कुछ बदल दिया, है ना। आगे आने वाले समय में लेखन प्रणाली का भी विकास हुआ, मुद्रा आधारित अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। उससे पहले क्या था? वस्तु विनिमय प्रणाली थी, सब लोग क्या करते थे, वस्तु से वस्तु दे के अपना सामान खरीदते थे, ठीक है। तो हम जैसे ही लेखन प्रणाली का विकास हुआ, हमने उसको काल को क्या बोलने लगे? ऐतिहासिक काल। हमने देखा ऐतिहासिक काल, उसमें आहत नाम की मुद्राएं चलाई गई, है ना। और दूसरा फिर से नगरीकरण हुआ। बीच में नगरीकरण कब समाप्त हुआ? वैदिक काल में। उससे पहले हड़प्पा में हुआ था पहला, वैदिक काल में समाप्त हुआ था, कम हुआ था, ग्रामीण सभ्यता थी। उसके बाद ऐतिहासिक काल में फिर से दूसरा नगरीकरण हुआ था, है ना। आहत मुद्राएं देखी थी। और हमने इसी काल में देखा था महाजनपदों का विकास होने लगा था, है ना। वैदिक काल के, ऋग्वैदिक काल में जन इंपोर्टेंट था, जन यानी कोई व्यक्ति इकाई होती थी। यहाँ जनपद होने लगा उत्तर वैदिक काल में, यहाँ महाजनपद होने लगा था, समझा था। ऐतिहासिक काल में जब हमने महाजनपदों का उदय देखा था तो उसमें एक महाजनपद थी इंपोर्टेंट, मगध, ठीक है। उस मगध को बनाने में कुछ शासकों की भूमिका इंपोर्टेंट रही थी, कुछ वंश इंपोर्टेंट रहे थे, जिसको मैंने वंश में लिखवाया था हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, तब आएगा मौर्य वंश। हाँ सीक्वेंस है, क्रम से है। हर्यक है, फिर शिशुनाग है, फिर नंद है, फिर मौर्य है। हर्यक से पहले बृहद्रथ? नहीं, कहाँ देखा था? देखा होगा, अब बाद में क्लियर करेंगे इस पे। आप आए नहीं थे आप, बाद में देखेंगे उसको, अभी देखेंगे। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और, आपने क्लास करी नहीं थी ना, आप उसमें आए कहाँ थे? लिख लो समय हो तो। कौन सी नदी है? गया तो डिस्ट्रिक्ट है। गूगल कर लो। हर्यक वंश में लिखवाए थे बिंबसार, अजात शत्रु, उदयन। शिशुनाग में शिशुनाग थे, कालाशोक था। नंद वंश में महापदम नंद और घनानंद। घनानंद के समय पे ही सिकंदर का आक्रमण हो रहा है। फिर हम घनानंद को ही पराजित करके मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी, है ना। फिर उसके बाद उसका पुत्र बिंदुसार, फिर अशोक। अब हमको क्या पढ़ना है यहाँ? मौर्य वंश, ये मौर्य काल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम मगध में मौर्य वंश को पढ़ेंगे। और मौर्य के जो बाद का पीरियड होगा, ये हो गया एक तो मौर्य, तो जब मौर्य को पढ़ रहे होंगे तो वो होगा मौर्य काल। और मौर्य के बाद का जो पीरियड होगा उसको हम बोलेंगे मौर्योत्तर, यानी मौर्य के उत्तर का, यानी बाद का, मौर्योत्तर काल, ठीक है। उसके बाद हम आगे जाएंगे, फिर हम पढ़ेंगे गुप्त काल। गुप्त के बाद का पीरियड पढ़ेंगे गुप्तोत्तर। ठीक है।
एक दो तीन चार, ये चार पांच टॉपिक खत्म, चैप्टर खत्म करके एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, साथ में हमने ये तो पढ़ाई दिया ऐतिहासिक काल में बुद्ध बुद्ध और जैन धर्म, ठीक है। करा तो दिया, हाँ हाँ करा दिया। मौर्यकाल, मौर्यकाल और मौर्योत्तर काल, ठीक है, लिख लिया, सभी ने लिख लिया जी। अच्छा, इन भाई साहब का नहीं लिखा, इनका लिखवाओ, देख के लिख रहे हैं वो आपकी कॉपी में। देखो, मौर्य काल और मौर्योत्तर काल, मौर्य काल को पढ़ने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि मौर्य काल की हमें जानकारी किन किन स्रोतों से होती है, ठीक है। दो स्रोत होते हैं, आपको पता है कौन कौन से, जानकारी के स्रोत कौन कौन से होते हैं मैम? हम्म तो दूसरे कौन से होते हैं? दूसरे स्रोत स्रोत कौन से होते हैं? देखो अभी नाम उच्चारित करने में समस्या आ रही है, सोचो। स्रोत, जानकारी के स्रोत किसी भी कालखंड की जानकारी अगर हमें हो रही है तो उनके लिए हम किस किस चीज को स्रोत मानेंगे, और वो होंगे तो कितने प्रकार के होंगे? अमूर्त बताया था, मूर्त बताया था, ठीक है, ठीक है, बढ़िया। इमारतें हैं वगैरह, भवन वगैरह, उनको बोलते हैं पुरातात्विक, आर्कियोलॉजिकल, ठीक है। तो यहाँ जो साहित्यिक स्रोत हैं, कहाँ? मौर्यकाल, मौर्य काल की जानकारी के जो साहित्यिक स्रोत हैं उसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन से? एक तो कौटिल्य द्वारा लिखा हुआ अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, इससे क्या मिलती है? इससे जानकारी मिलती है मौर्य काल की राजनीतिक एवं प्रशासनिक एवं आर्थिक जानकारी, ठीक है। हालांकि इसमें किसी मौर्य शासक का नाम नहीं मिला है, कौटिल्य जी इतने चतुर चालाक थे, वो राजनीति के नाम और उन सब चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करते थे, हालांकि शासक उन्होंने ही बैठवाया था गद्दी पे। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जिससे क्या जानकारी मिलती है हमें? राजनीति की जानकारी। अर्थशास्त्र का मतलब ये मत जाना कि अब बिल्कुल ही एकदम पूरा इकोनॉमी है, उसमें राजनीति भी है, राजनीति ही इंपॉर्टेंट है उसकी। राजनीति की जानकारी, कहाँ की राजनीति? मौर्य काल की, ठीक है। दूसरा, एक विदेशी यात्री आया था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था वो, राजदूत बन के आया था, मेगास्थनीज, वेरी गुड। अच्छा, ये फैक्ट याद है, वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, उसका नाम था मेगास्थनीज। उसने एक पुस्तक लिखी थी, इंडिका, ठीक है। कुछ लोग आगे चल के ये कहते हैं कि वो उसके द्वारा नहीं लिखी गई थी, वो उसके कुछ बाद में अनुयायी आए थे और उसके कुछ सहयात्री आए थे, उन्होंने लिखी थी, लेकिन हम मान के चलते हैं कि हाँ ये विचार उसी के। जी, हाँ सब आएंगे, धीरे धीरे आएंगे, एक संग थोड़ी आ जाएंगे सब, सब बताएंगे जब समय के साथ बताएंगे। यूनानी में मेगास्थनीज है, नियार्कस है, प्लिनी है, बाद में आगे चल के मध्यकाल में अरबी यात्री आएंगे, सुलेमान है,
अल मसूदी है, ठीक है, इब्न बतूता है, चीनी यात्री आते हैं बीच काल में, फायान है, वेनसांग है, इटसिंग है। ये सब सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, टेंशन मत लो। कौटिल्य का अर्थशास्त्र। उसके बाद हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिलेगी, मेगस्थनीज की इंडिका। मेगस्थनीज ने क्या लिखा? इंडिका नामक पुस्तक, मेगस्थनीज की इंडिका, जिससे हमें मौर्य काल की जानकारी मिलती है। अब इसके अंदर क्या है वो मैं लिखवा नहीं रहा हूं, आपको समझा देता हूं, हालांकि फिर भी जरूरत पड़ेगी तो हम मौर्य काल की विशेषताओं में उन चीजों का यूज कर लेंगे। मौर्य काल की विशेषताओं में यूज कर लेंगे। अच्छा, ये तो हो गए साहित्यिक स्रोत जानकारी। मौर्य काल की जानकारी हमें पुरातात्विक स्रोतों से भी बहुत होती है। पुरातात्विक स्रोत होते हैं मूर्त, मूर्त स्रोत, इनसे भी बहुत जानकारी होती है। जैसे इसमें अशोक के द्वारा बनाए गए शिलालेख, अशोक के द्वारा बनाए गए स्तूपाज, स्तंभ लेख, ठीक है, ये सब क्या है? जैसे कि शिलालेख, स्तंभ लेख। इसमें कुछ है बृहद शिलालेख। कौन से शिलालेख? बड़े, जो बृहद का मतलब बड़े थे, ठीक है। वो कितने हैं टोटल? 14। कितने? 14। जो कितने स्थानों से मिले? 14 हैं, और 8 स्थानों से मिले थे। जो आप कल कह रहे थे ना कलिंग, कि कलिंग का युद्ध हमें कहाँ से पता चलता है, तो कलिंग का युद्ध जो सम्राट अशोक ने किया था उसकी जानकारी बृहद शिलालेख के 13वें शिलालेख से पता चलती है। और टोटल कितने हैं? 14, ठीक है। जैसे कि पहले से पता चलता है सम्राट अशोक ने इंडिया का सबसे पहला चिकित्सालय खुलवाया था भारत में। सबसे पहला हॉस्पिटल किसने खुलवाया था भारत में? सम्राट अशोक ने। तो पहले शिलालेख से पता चलता है। दूसरे शिलालेख से पता चलता है कि उस समय दक्षिण भारत में चोल एवं चेर राज्य के बारे में इनके संपर्क थे, वो पता चलता है। ऐसे ही तीसरे में शिलालेख से पता चलता है कि ये बहुत टॉलरेंट व्यक्ति था। मैंने वही वाले मूल्य की बात करी, जैन जैन मूल्य, सहिष्णुता वाले मूल्य की। ऐसे ही चौथे से पता चलता है कि ब्राह्मणों का सम्मान करो। 5वें शिलालेख से पता चलता है महाधम्म मात्र, जो जो धम्म अशोक के द्वारा बनाया जाएगा वो उसके प्रचारक एक अधिकारी होते थे, महाधम्म मात्र, ठीक है। इसके 6वें शिलालेख से पता चलता है कि मैं कहीं भी रहूं, सम्राट अशोक ये कहते हैं कि मैं कहीं भी रहूं, मैं चाहे शयन कक्ष में हूं चाहे भोजन कक्ष में हूं, अगर कोई राज्य से संबंधित बात आती है, विपत्ति आती है, तो मुझे तुरंत इन्फॉर्म करो, ठीक है। इतना बढ़िया प्रशासक था, इतना बढ़िया राज आता है। ये नहीं है कि भोगी विलासी है, पढ़ा है शयन कक्ष में तो पढ़ा है, कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हो, इधर उधर ध्यान नहीं। अगर उसका जो काम है राज्य को चलाना है तो राज्य को चलाएगा। इसी तरीके से 7वां है, 12वां शिलालेख है, इसमें भी ये पता चलता है कि अच्छे कार्य करो, ठीक है, मतलब सहिष्णु रहो, मूल्यवान बनो, ब्राह्मणों का सम्मान करो, समाज में समानता लेके आओ। इसी बृहद शिलालेखों में इंपोर्टेंट है 13वां। कौन सा इंपोर्टेंट है? 13वां। 13वें शिलालेख से क्या जानकारी मिलती है, लिख लो। 13वें शिलालेख से जानकारी मिलती है कलिंग युद्ध की। अच्छा, जितने भी ये जो शिलालेख हैं अशोक के, ये आपको एक बात पता होगी कि 1837 से पहले ना कोई नहीं जानता था, सम्राट अशोक के बारे में नहीं जानता था, जबकि ये भारत के इतने अच्छे शासक रहे थे, इतने अच्छे राजा रहे थे कि इन्होंने भारत में बहुत कुछ विकास किया था। हाँ, पुरातात्विक स्रोतों का विकास, उस समय पे इमारत बनाना, स्तूप बनाना, स्तूपा, सांची का स्तूप सुना है कभी एमपी में? सादा है, सादा एकदम अलंकरण रहित सांची का स्तूप सुना है? तो अशोक सबसे पहला हॉस्पिटल बना रहे हैं, एक ऐसी पॉलिसी लेके आ रहे हैं जो पूरे बहुत बड़े राज्य को चलाने के लिए जरूरी होती है। समझ रही हो मेरी बात? किसी एक बहुत बड़े राज्य को चलाना है तो किस जगह पे किस तरीके की नीति अपनानी है, ये सम्राट अशोक कर रहे हैं। 1837 से पहले हम इनको नहीं जानते थे। 1837 में हम इनको जानने लगे। क्यों? क्योंकि जो इनके शिलालेख थे उस पे जो लिपियां लिखी थी
वो सबसे पहले उनको कूट किया था, डिसाइफर किया था जेम्स प्रिंसेप ने। किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। तो हम कहते हैं शिलालेख को 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने इनको पढ़ा। कोई कहे कि अशोक के शिलालेख सबसे पहले किसने पढ़े? जेम्स प्रिंसेप ने। कब पढ़े? 1837 में पढ़े। इससे पहले हम इनको नहीं जानते थे। ठीक है, कितने हैं टोटल अशोक के बृहद शिलालेख? 14। हालांकि कुछ अन्य भी हैं, मैंने क्या लिखा है ये बृहद, कुछ कुछ छोटे भी हैं, जैसे निगाली सागर का अभिलेख नेपाल में है, लुम्बिनी के पास तराई में बसा हुआ है। कौशाम्बी का अभिलेख 8 स्थानों पे है। हाँ, जैसे कहीं पाकिस्तान है, अफगानिस्तान में है ना। कलिंग 13वां शिलालेख कलिंग में है। ठीक है, कुछ छोटे शिलालेख हैं, जैसे नेपाल में निगाली सागर का अभिलेख है, कौशाम्बी का अभिलेख है, बब्रू राजस्थान के बैराठ में अभिलेख है। जिससे ये पता चलता है कि बुद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। ठीक है, ऐसे ही जो कौशाम्बी का अभिलेख है, जिसको रानी का अभिलेख कहते हैं, ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक, ये 4-5 भाषाएं थी। कई भाषाओं में लिखते थे। अब वो ऐसा है ना, काफी बड़ा राज्य, और राज्य में चलने वाली अनेकों भाषाएं। जैसे आज ही वर्तमान में देख लो कि अगर मैं गुजरात में जाऊंगा तो मुझे गुजराती बोलनी है, महाराष्ट्र में जाऊंगा तो मराठी है। तो उस समय के प्रशासक ऐसे थे कि उन्होंने हर भाषाओं को समाहित करने की कोशिश की थी। ठीक है, ब्राह्मी है, खरोष्टी है, ग्रीक है, अरमाइक है, बहुत सारी लिपियां हैं। अब ये मत जाओ कि कौन सी लिपियां में कौन कौन सा बसा हुआ है, वो हमें रिसर्च नहीं करनी है शिलालेखों पे। केवल इतना ध्यान रखो, अच्छा 14 हैं, 8 स्थानों से मिले हैं, 13वां इम्पोर्टेंट है, और ये अशोक के अभिलेख हैं, पढ़े इस समय गए, किसने पढ़े, ये सब जनरल बातें हैं जो आपकी एनसीईआरटी में दे रखी हैं। ये जानना आपको बहुत जरूरी है, ना कि ये हालांकि मैंने फिर भी बता दिया कि इसमें ये, इसमें ये, इसमें ये है, मैं लिखवा नहीं रहा हूँ क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए, जिस हिसाब से आपका एग्जाम का नेचर है। अब यही मैं IAS PCS वालों को पढ़ा रहा होता तो मुझे एक एक करके लिखवाने भी पड़ते सब। हालांकि ये क्लास उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे एक समझ बनती है। किसी किसी को तो समझ ही नहीं होती, वो तो समझ में ही नहीं आता अशोक पहले आए थे कि चंद्रगुप्त पहले आए थे कि उदयन बाद में आए थे, ये सब कुछ पता ही नहीं होता, क्लियर नहीं होता कुछ भी। क्रोनोलॉजी, हिस्ट्री में क्रोनोलॉजी जानना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो हमें मौर्यकाल की जानकारी के स्रोत पता चल गए कि मौर्यकाल की जानकारी कहाँ से होती है। ऐसे ही कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, राजनीति, कौटिल्य ने बहुत सारी बातें बताई राजनीति को चलाने के लिए, कि राजा हमेशा उच्च कुल का होना चाहिए, और राजा अकेला नहीं होना चाहिए। जैसे रथ को चलाने के लिए एक पहिए से रथ नहीं चल सकता है, वैसे ही राज्य का प्रशासन एक राजा से नहीं चल सकता है, उसके लिए मंत्री परिषद होनी चाहिए। ठीक है, और राजा के सहयोगी होने चाहिए। ऐसे ही इसने मंडल सिद्धांत दिया। मंडल सिद्धांत में बोला कि कोई राज्य है, उसका जो पड़ोसी राज्य होगा वह स्वाभाविक शत्रु होता है ना। अब जब स्वाभाविक शत्रु होता है तो हमने उसके लिए आज वर्तमान में क्या नीतियां अपनाई हैं वो भी आपको पता होगा कि हमने पड़ोसी पहले की नीति अपनाते हैं। हालांकि हम पाकिस्तान हमारा एनिमी कंट्री है तो उसको नहीं देते हैं पड़ोसी फर्स्ट। ठीक है, तो ये सब कहाँ से मिल रही है हमें? कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। कौटिल्य के अर्थशास्त्र ये भी पता चलता है कि राज्य को चलाने के लिए बहुत जरूरी है कि आप कूटनीति का प्रयोग करिए। कैसी कूटनीति? जैसे कि आप गूढ़ परख रहस्य, यानी कि उन चीजों को निकालने के लिए आप गुप्तचर व्यवस्था लागू कीजिए राज्य में। ठीक है, गुप्तचर व्यवस्था। तो कौटिल्य ने बोला कि राज्य को चलाने के लिए गुप्तचर आपके पास होना बहुत जरूरी है। तो उस समय पे मौर्य काल में गुप्तचर व्यवस्था भी लागू की गई थी। तो गुप्तचर में क्या, मैम क्या सर्च कर रही हैं आप? तो बाद में कर लेना। जैसे कि संचरा गुप्तचर व्यवस्था थी, वो घूम घूम के गुप्तचर व्यवस्था करती थी। संचरा का मतलब घूमने वाली, संचरा से ही नाम से स्पष्ट हो रहा है, घूमने वाली, चरने वाली। ठीक है, एक होती थी संस्थागत गुप्तचर व्यवस्था, जो वहीं रहती थी अपने, जैसे रॉ है, रॉ की विंग है, ये सब क्या करते हैं, एक जगह हेडक्वार्टर बनाया अपना, वहीं रिसर्च कर रहे हैं सारी चीज़ें, वहीं अपना कंप्यूटर का सेटअप लगाया, सब पे नज़र रख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है, किसके खाते में कितने पैसे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, तो ये गुप्तचर व्यवस्था है। और कौटिल्य ने राज्य के अंगों की चर्चा करी। 7 अंग: सम्राट, अमात्य, दुर्ग, कोष, मित्र, बल, राष्ट्र। ये राज्य के क्या होने चाहिए? अंग। ठीक है,
इनकी हालांकि बहुत डीपली परिभाषा दी है कि अंगों की क्या विशेषताएं होती हैं, मित्र क्यों जरूरी होता है। ठीक है, राज्य के लिए मित्र भी तो बहुत जरूरी होता है। कभी आपको आपत्ति आन पड़ी, जैसे कभी दूसरे राज्य में आपत्ति आ जाती है, जैसे मान के चलो अभी कहीं भूकंप आ गया है ना, सीरिया में भूकंप आ गया, तुर्की में भूकंप आ गया, या कहीं भूकंप आता है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपने देश से उनको सेवा वो भेजते हैं, सेवा करने के लिए भेजते हैं, अपनी एनडीआरएफ की टीम भेजते हैं, अपने खान पान की जो टीमें भेजते हैं कि वहाँ जाके लोगों की मदद की जाए। तो उनके लिए हम मित्र हैं, तो उनके लिए हम जरूरी हैं, ऐसे हमको भी जरूरी हैं। मान के चलो हमारे यहाँ कोई आपत्ति विपदा आ जाए अभी, तो दूसरे देश क्या करेंगे, मदद करेंगे। ठीक है, कोविड के टाइम पे हमें हमारे बहुत से देशों ने मदद की थी, हमने भी अन्य देशों की मदद की थी। तो ये सब हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। समझ रहे हो उसका समाज कितना विकसित कर दिया कौटिल्य ने, कितना महान व्यक्ति रहा होगा, कितना ज्ञानी व्यक्ति रहा होगा। इनके बहुत सारे ब्राह्मणों ने समाज में कुरीतियां भी लेके आए, ऐसा नहीं है कि सभी ब्राह्मणों ने समाज के लिए कार्य किए। हाँ, व्यक्ति पे डिपेंड करती है एबिलिटी, हमेशा क्षमताएं व्यक्ति पे डिपेंड करती है। मान के चलो कोई ब्राह्मण नहीं है, लेकिन वो ब्राह्मण से उच्च ज्ञानी निकलता है, उनसे उच्च मूल्यवान वाला भी निकलता है? आप दक्षिण भारत में देखोगे बहुत से ब्राह्मण नहीं है, लेकिन वो ब्राह्मणों से महान महान ज्ञानी होते थे। व्यक्ति पे डिपेंड करती है क्षमता हमेशा। अब हमने क्या किया, यहाँ पे वो ब्राह्मण है तो हमने पूरी जाति को ले लिया। हो सकता है उसमें कोई जाति में एक व्यक्ति इतना खराब हो कि वो सबसे ही बाहर करने वाला हो, लेकिन हमने उसको अच्छा बना दिया, होता है ना। तो क्या डिपेंड किस पे करती है क्षमताएं, व्यक्ति पे, जातियों पे मैटर मत किया करो ज्यादा, है ना। मेगस्थनीज की इंडिका, मेगस्थनीज पता है, लिख लो, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। लिखवाऊं कि बोल के, या ऐसे ही समझ गए, याद हो गया। मेगस्त लिखवा देते हैं। 18 तीर्थ, 26 विभाग, उनके अध्यक्ष, मंत्रिपरिषद, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। मेगास्थनीज की इंडिका में हमें मौर्य काल के बहुत सारे समाजों की विशेषताएं पता चलती हैं। ठीक है, ये भी पता चलता है कि यहाँ के समाज के लोग पूजते किसको थे, पूजा किसकी करते थे। तो इसने दो देवताओं की, दो भगवान के नाम लिए हैं उसमें, हेराक्लीज और, तुम लोग लिख रहे हो अभी, लिख लो।
बच्चे कहते हैं सर फ्रेम फ्रेम से बाहर चले जाते हैं, तो मैं थोड़ी सी मुंडी लटका देता हूँ अपनी, दिखता रहूँ कि हाँ फ्रेम में हूँ। मैं तो इसलिए फ्रेम से बाहर चला जाता हूँ कि आप लोगों को बोर्ड दिखे, अच्छे से लिख सको जो बोर्ड पे लिखा हुआ है। पूरी स्क्रीन मेरी थोड़ी है, वो तो आप लोगों की है ना स्क्रीन तो आपको दिखना बहुत जरूरी है स्क्रीन पे क्या लिखा है। मेगास्थनीज की इंडिका। मेगास्थनीज की इंडिका में ताम्र लिप्ति से तक्षशिला तक का एक मार्ग बताया है कि उस समय मार्ग बहुत बड़ा था यहाँ पे मौर्य काल में। यहाँ लोग विष्णु की और शिव की पूजा करते थे, जिसमें विष्णु को हेराक्लीज बोला है कि हेराक्लीज विष्णु भगवान की पूजा करते थे। डियानेसिस डियानेसिस शिव की पूजा करते थे। डियानेसिस यानी कि शिव से जोड़ा है उन्होंने कि शिव भगवान थे, उनकी पूजा करते थे लोग। हमने देखा नहीं था कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो त्रिदेव की संकल्पना थी वो उत्तर वैदिक काल में आ गई थी, तब से वो चलती आ रही है, वो अभी तक चल रही है। ब्रह्मा विष्णु महेश की तो पूजा आज भी हो रही है। यही तो हमारे देश में क्या है, संस्कृतियां कभी समाप्त नहीं हो रही हैं, अभी तक चल रही हैं। हमने एक बात बोली थी, यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये कौन सा गाना है, सुना कुछ किसी गाने की लाइन है ये क्या? गाने अनेक हैं लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। साहित्यिक स्रोत, फिर पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, लगभग मौर्य काल की जानकारियां आपको यहां से हो चुकी हैं। 18 तीर्थ थे। 18 तीर्थ में जैसे कि कोई समाहर्ता है, कोई सन्निधाता है, कोई कोषाध्यक्ष है। ठीक है, ऐसे ही विभागाध्यक्ष थे। मान लो कि चलो छोटे छोटे विभाग बना रखे थे, जैसे कृषि का विभाग अलग, जिसको सीता अध्यक्ष बोलते थे। यानी एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का मतलब होता था सीता, सीता का मतलब होता था कोई पवित्र भूमि। ठीक है, मैं लिखवा दूंगा अभी, समझ लो पहले। और माप तोल करने वाला अलग विभाग था, उसके विभाग के अध्यक्ष को बोलते थे पौतवाध्यक्ष, पौतवाध्यक्ष। ठीक है, चारागाह, जैसे राज्य के अंदर किसी को चारागाह की जरूरत है तो उसके लिए उन्होंने अलग विभाग बना रखा था, उसको बोलते थे विविताध्यक्ष। बूचड़ खाना भी था उस समय पे, कट्टी खाना जिसको बोलते हैं, तो उसके भी अध्यक्ष थे, उसको बोलते थे सूनाध्यक्ष। ये सब चीजें लिखवाऊं कि ऐसे ही काम चल जाएगा सुन के? बाद में तो याद रहने वाला नहीं है, लेकिन नोट्स बहुत जरूरी है आपके लिए, तो लिखवा नहीं रहा हूँ। समय बचेगा, आपको सीधे नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा या कोई एक बुक सजेस्ट कर दूंगा कि आपको इतनी सब्जेक्ट वहां से पढ़नी है, आपके लिए वहां से इंपॉर्टेंट फैक्ट मिल जाएंगे। कोचिंग पे बोलूंगा, आज मैंने बोला है, देखो अभी तक तो आया नहीं है प्रिंट होके, बोला है मैंने अभी। मैं तो आपको जो बनवा रहा हूँ वही इंपॉर्टेंट है। पढ़ने के लिए तो मैं बुक्स बताऊंगा, नोट्स पे मत जाओ, बुक बताऊंगा कोई बढ़िया, या गाइड बता दूंगा, है ना। गाइड आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग या तो आप अपने हिसाब से खरीद लेना ऑन हैंड किसी से पूछ के, या मैं अपने हिसाब से बता दूंगा कि उसमें ये सब्जेक्ट अच्छे से दे रखी हैं, है ना। विशेषताएं आपको पता ही हैं, आर्थिक सामाजिक राजनीतिक वो सब होती हैं। अशोक का धम्म, इस पे भी थोड़ा सा 1-2 मिनट में।
मूल्यांकन कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में। इसका एक कथन था, उपासने बहुके आने, दया दाने, सचे सोचे, माधवे साधवे च। उसका अर्थ है कि अच्छे कार्य कीजिए, लोगों पे, अन्य लोगों पे, पशुओं पे दया कीजिए, दया का दान दीजिए। सचे सोचे यानी कि अच्छा सोचिए, अच्छा विचार कीजिए, ठीक है। और संयमशील बनिए, ठीक है। इसके मूल्य थे, मतलब अशोक के द्वारा जो चलाया गया धम्म था, धम्म नाम यानी प्राकृत शब्द, धम्म कोई धर्म नहीं था कि उसमें पूजा पाठ करने वाला धर्म हो, केवल ये एक तरीके से नैतिक आचार संहिता थी, जैसे कहते हैं ना कोड ऑफ कंडक्ट, मोरल कोड ऑफ कंडक्ट। तो क्या थी ये, अशोक का धम्म कोई धम्म नहीं, बल्कि क्या था, बल्कि नैतिक आचार संहिता थी, ठीक है। इसी धम्म का प्रचार करने के लिए, इसी नैतिक आचार संहिता का प्रचार करने के लिए वो अशोक इतना बल देता था कि उसने अपने पुत्र और पुत्री, पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा श्रीलंका तक भेज दिया था, सिलोन जिसको श्रीलंका कहते हैं। इसका प्रचार प्रचार करने के लिए क्या क्या किस किस को भेजा, पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहां भेज दिया, श्रीलंका भेजा। इस धम्म को बढ़ाने के लिए उसने एक अलग से महाधम्म मात्र नामक एक अधिकारी की भी नियुक्ति की थी, आप लोगों को बता चुका हूं। हाँ, आर्थिक सामाजिक राजनीतिक विशेषताएं बहुत सारी चीजें तो मैंने उसके माध्यम से बता दी कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में क्या था, मेगस्थनीज की इंडिका में क्या था। मेगस्थनीज की इंडिका में कुछ बातें भ्रामक भी पता चलती हैं। वो ये कहते थे कि साहब यहाँ पे दास प्रथा नहीं थी, अकाल नहीं पड़ता था, जबकि अकाल पड़ता था उस समय, पढ़ा भी था, क्योंकि सोहगौरा अभिलेख है, महास्थान अभिलेख है, वहां से हमें दास प्रथा के बारे में जानकारी मिलती थी। तो हमने पहली क्लास में डिस्कस किया था कि साहित्यिक स्रोतों का अध्ययन जब करेंगे तो हम सावधानी पूर्वक करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारी बातें बड़ा चढ़ा के लिख दी जाती हैं, गलत लिख दी जाती हैं। हो सकता है कि पिछले कालखंड में क्या था, मैं आज इस कालखंड में बैठ के लिखूं तो उसमें पिछले कालखंड की कुछ अच्छी बातें छूट जाएं और गलत बातें आज के कालखंड की जुड़ जाएं, है ना। मान के चलो मैं आज से 100 साल पुरानी बात लिखूं आज, और 4 लोगों से पूछ के लिखूं, और 100 साल पुराना व्यक्ति तो उसमें कोई नहीं है, आज के लोग हैं सब। अब किसने क्या सुनी, गलत लिखवा दी, ये बहुत सारी चीजें होती हैं। अब मेगस्थनीज तो ये कहते थे कि भारत में लेखन प्रणाली नहीं थी, भारत में लिखने की कोई प्रणाली नहीं थी, कोई सिस्टम नहीं था लिखने का। वैदिक काल में कहाँ आया था, आप क्लास में नहीं थे क्या। श्रुति 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 का मतलब सुनने के माध्यम से ज्ञान, हम जैसे लिख के बता रहे हैं, लिखने का कोई सिस्टम नहीं है। पूरा पूरा वेद में आपको मुंह से सुना के बोल दूं, आप फिर इसको आगे बढ़ाओ। समझ लो, लोगों का ध्यान इधर उधर रहता है ना, अगल बगल रहता है, लोग फोकस नहीं कर पाते। हाँ, ताम्रलिप्ति है ना, तो आप किताब पढ़ रहे हो तो उससे ज्ञान मिल रहा है। मैंने बताया नहीं था, वैदिक काल में लिखी लेखन प्रणाली थी ही नहीं, लेखन प्रणाली का विकास कब हुआ फिर, और वैदिक काल कब का है, आधे ऐतिहासिक काल का। इतना तो दिमाग में बना हुआ है, रटाया नहीं है लेकिन समझाया तो है, ठीक है। पहले के लोग इतने ही होशियार थे। विशेषताएं, विशेषताओं में जो भूमि पे खेती करते थे उसको सीता कहते थे, राजकीय भूमि। राजकीय भूमि का मतलब समझते हो, गवर्नमेंट भूमि थी ये, सीता। प्रवहण, इनका एक समारोह था, सामाजिक समारोह।
मौर्य काल में आग जो थी ना, वो आग अगर किसी घर में लग जाए, वो नेशनल इमरजेंसी थी, राष्ट्रीय संकट। आग, अग्नि, आग लग गई, आग लग गई कहते हैं, वो वाली आग नहीं लग गई, जो सच वाली आग लग गई। नहीं समझ पाए। आग क्या थी? राष्ट्रीय संकट थी। क्यों, ऐसा क्यों था? क्योंकि उस समय पे जो मकान महल बने हुए थे वो बने हुए थे लकड़ी के। अगर आग लग जाएगी तो सब जल जाएगा। क्योंकि भवन काष्ठ निर्मित थे। ठीक है। उस समय पे न्यायिक व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी। गुप्तचर को क्या कहते थे? ये गूढ़ पुरुष। गूढ़ पुरुष। गुप्तचर को कहते थे गूढ़ पुरुष। पता ही नहीं चलता था ऐसा पुरुष। गूढ़ का मतलब रहस्य हो जिसके अंदर, सीक्रेट। गूढ़ शब्द है ना, ये लिख लिया इतना। गुप्तचर को क्या कह रहे हैं ये? इन्हीं गूढ़ पुरुषों के ऊपर एक जो मेन गुप्तचर होता था, जो उनका हेड होता था, उसको बोलते थे महामात्यस्पस। अभी आपको पता नहीं है, हिस्ट्री के शब्द और शब्दावलियां, हिस्ट्री के नाम वंशावलियां इतनी टफ होती हैं कि इसके आगे पॉलिटी जैसी, ज्योग्राफी जैसी विषय बहुत इजी लगेंगे आपको। जब मैं पॉलिटी किसी को पढ़ाता हूँ ना, तो पॉलिटी पढ़ने के बाद एक हफ्ते बाद कहते हैं पॉलिटी में कुछ है ही नहीं। न्यायिक व्यवस्था में दो व्यवस्थाएं होती हैं, दीवानी और फौजदारी। देखो, दीवानी क्या होती है? जिसमें सिविल मामले होते हैं, जैसे कि किसी के। कहाँ से? अच्छा। दीवानी को ये बोलते थे धर्म स्तरीय, यानी धर्म की रक्षा करने वाले, धर्म स्तरीय। और फौजदारी को बोलते थे कंटक शोधन। और जो न्यायाधीश होते थे उनको बोलते थे, क्या बोलते थे? महाधम्म मात्र, या न्यायाधिकारी। दीवानी को बोलते थे धर्म स्तरीय। हाँ, धर्म की, हाँ, धर्म की रक्षा करना। अब मान लो किसी ने नैतिक आचरण संहिता का पालन नहीं किया, तो उसने क्या किया? अशोक के धम्म का उल्लंघन किया। तो उसके उल्लंघन के रूप में जब केस चलेगा तो वो कहाँ जाएगा? धर्म स्तरीय में। जो कैसी अदालत है? सिविल अदालत है, सिविल कोर्ट है वो। सिविल कोर्ट समझते हो ना? जैसे आपकी आज किसी संपत्ति का विवाद हो जाए, है ना, तो वो कहाँ जाता है? सिविल कोर्ट में। लेकिन आपने किसी का मर्डर कर दिया तो कहाँ जाओगे आप? हाँ, फौजदारी, खोपड़ी फोड़ देते हैं। ऐसे पूछा करें। कंटक शोधन।
अब पढ़ाने को तो बहुत कुछ है, लेकिन समय कहाँ है इतना। लिख लिया। मौर्य काल खत्म हो गया, और कुछ है तो धीरे धीरे हम चर्चा करेंगे जब मौर्योत्तर काल की, तो वहां से तुलना करके पढ़ लेंगे। फिर जैसे यहाँ 18 तीर्थ थे, वो नहीं लिखवाए हैं। 26 विभागाध्यक्ष थे, वो भी नहीं लिखवाए हैं, है ना। अन्य जानकारियां हैं, वो भी नहीं लिखवाई हैं। बहुत सारी जानकारियां हो जाएंगी फिर आपके पास, एकदम एक साथ बम्बार्डमेंट हो जाएगी तथ्यों की। तो चीज़ों को बस इजीली समझो, जो समझ में आ रहा है, जितना समझ में आ रहा है उतना समझो। वो मैडम बाद में डिस्कस कर लेंगे, अभी ध्यान नहीं, केवल फोकस यहाँ। ये समझ में नहीं आएगा ना तो लिंक नहीं बनेगी। एक बेसिक चीज़ जरूरी होती है, जैसे मान के चलो मैं अगर कल को पिज्ज़ा भी बनाऊँ ना, तो पिज्ज़ा के नीचे जो बेस लगेगा, अगर मैं बेस ना लगाऊं तो पिज्ज़ा हमारा रुकेगा नहीं। ध्यान रखो। ये क्या है, पिज्ज़ा, पिज्ज़ा के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, टॉपिंग। अब जाके पिज्ज़ा मत खा लेना पिज्ज़ा बताने के बाद। जब तक ये बेस नहीं होगा तब तक वो पिज्ज़ा बनेगा नहीं, पिज्ज़ा की टॉपिंग्स रुकेंगी नहीं। तो इसीलिए पहले बेस मजबूत करो, जितना मजबूत बेस होगा उतने ही बढ़िया पिज्ज़ा बनेगा। ठीक है। तो कहते हैं ना बेसिक पढ़ना, बेसिक चीज़ें यही होती हैं कि पहले क्रोनोलॉजी पता हो, चीज़ें पता हो, फिर उसके बाद तो फिर जब मन करे बार बार रिवाइज करो, अच्छा पिज़्ज़ा बनाते रहो। बेसिक मजबूत कर लो, फाउंडेशन कर लो। मौर्यकाल लगभग समाप्त। आते हैं मौर्योत्तर काल में। 200 BC से ये चला लगभग 300 ईस्वी तक। कितने वर्ष चला टोटल? टोटल कितने वर्ष चला? आप बताओ, आप बताओ, बीच वाले बताओ, आप बताओ। टोटल कितने वर्ष तक चला ये काल? हाँ, बहुत बढ़िया। आप बताओ, टोटल कितने वर्ष तक चला? मौर्योत्तर पूछ रहा हूँ, ये तो हटा दो, ये तो हो गया। हम्म। आप बताओ। इतना क्यों सोच रहे हो इसमें? ऐसा लग रहा है कक्षा 5 के बच्चों, क्लास 5th के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। अच्छा। बताओ कितने समय हो गया टोटल? कॉन्फिडेंस के साथ बताओ, आपने सही बताया है। 200 BC हो गई, तो 200 साल तक हम आएंगे, ईसा मसीह का जन्म तक। उसके बाद 300 और आगे जाएंगे, तो 200 और 300, 500। क्या इसमें कन्फ्यूजन है? ऐसे ही एग्जाम में सवाल सिंपल पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी होते हैं कि घबराहट, चीज़ों को सही से एनालिसिस नहीं कर पा रहे, एनालिटिकल पावर अच्छी नहीं है, तो वो गलत हो जाती है। हमें क्या करना है, एनालिसिस, एनालिटिकल पावर बढ़ानी है। ठीक है। मौर्योत्तर काल, हमने मौर्य काल समझा, लेकिन अब हम मौर्योत्तर काल में आ रहे हैं। तो मौर्योत्तर काल को हमने मौर्योत्तर काल क्यों कहा? ऐसी क्या यहाँ पे ऐसी विशेषताएं आ गई? मौर्योत्तर काल में क्या ऐसा परिवर्तन हुआ कि वहां देसी राज्य और विदेशी राज्य आ गए? बृहद्रथ शुंग वंश, बृहद्रथ तो हमारा अंतिम शासक था मौर्य काल में, मौर्य वंश में, जिसकी हत्या करी थी पुष्यमित्र शुंग ने, तब जाके शुंग वंश की नींव डाली थी। ठीक है। अब देखो इसमें पढ़ने वाले हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं देसी राज्यों में। देसी राज्यों में हम पढ़ेंगे शुंग वंश, और पढ़ेंगे कण्व वंश, फिर पढ़ेंगे हम चेद या महामेघवान वंश, ये उड़ीसा का है। फिर हम पढ़ेंगे सातवाहन वंश,
फिर हम जाएंगे संगम काल पे। विदेशी राज्यों में आ जाओ। विदेशी शासक आते गए यहाँ पे, इनको व्रात क्षत्रिय कहते गए हम। सबसे पहले पढ़ेंगे इंडो ग्रीक, फिर पढ़ेंगे शक, और फिर जाएंगे कुषाण पे। कुषाण वंश के बाद हम सीधे जाएंगे गुप्त काल में। कहाँ जाएंगे? गुप्त काल में। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? हम्म, आप बताओ। हामी, हामी भर रहे हो? हाँ भाई, आप बताओ। पता ना है? नहीं। कल आप में से किसी ने बोला था, शायद आपने ही बोला था कि कुषाण वंश का संस्थापक कनिष्क था। मैंने उनको वहीं करेक्ट किया था कि कनिष्क तो बहुत बाद में आया है कुषाण वंश में, क्योंकि हम उसको जानते हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट शासक था कुषाण वंश का। लेकिन इसका संस्थापक कनिष्क नहीं था, कुजुलकड फिसस था। याद आया? जिसने तांबे के सिक्के चलाए थे, ये भी बताया था। कुजुलकड फिसस। जब पढ़ाऊंगा तब लिख दूंगा। उसके बाद विमकिड फिसस आया, उन्होंने सोने के सिक्के चलाए थे, सबसे पहले सोने के सिक्के भारत में विमकिड फिसस ने ही चलाए, ऐसा कहा जाता है। अभी तक पता नहीं है तो विमकिड फिसस ने चलाए। देखो, मौर्योत्तर काल में विदेशियों का आगमन होने लगा भारत में, और वो यहाँ रहने लगे। हम उनको व्रात्य क्षत्रिय की संज्ञा देने लगे, इनको हम कहते लगे व्रात्य क्षत्रिय। और मौर्योत्तर काल में अनेक राजनीतिक इकाइयों का विकास हुआ। दक्षिण पूर्वी व्यापार बढ़ा। पश्चिम में रोमन व्यापार बढ़ा। अर्थव्यवस्था ग्रोथ कर रही है, देख रहे हो आप लोग? व्यापार बढ़ रहा है, तो व्यापार बढ़ने से क्या हो रहा है? अर्थव्यवस्था ग्रोथ ग्रोथ कर रही है। विदेशियों का आगमन हुआ हमारे देशों में। इनको क्या कहने लगे? व्रात्य क्षत्रिय। ठीक है। और विशेषताएं क्या हैं? भूमि दान देना शुरू हो गई। भूमि दान प्रथा का विकास। मूर्ति निर्माण शुरू हो गया। सबसे पहले मूर्ति गांधार, गांधार शैली में बनी। मूर्ति काल, मूर्ति कला निर्माण या मूर्ति निर्माण। ठीक है। और नीचे लिख लेना। और क्या लिखोगे नीचे? मानसूनी हवाओं की खोज हो गई, जिससे समुद्री यात्रा करना सरल हो गया। मानसूनी हवाओं की खोज करी थी किसने? हिप्पालस ने। एक रोमन यात्री था टीबियर्स, उसने प्लिनी नामक पुस्तक लिखी है। उसमें यह कहा गया है कि भारत से ऐसे वस्त्रों का निर्यात भारतीय लोग करते थे कि रोमन की नैतिकता का पतन हो रहा था। कैसे? नेट वाले वस्त्र, जालीदार वस्त्र यहाँ से जाते थे भारत से बन के, वहाँ के लोग उन्हें पहनते थे।
तो उनको हम बोलते थे पारदर्शी वस्त्र। वो ऐसे वस्त्र होते थे, मान लो किसी ने पहने, महिला ने पहने, किसी ने पहने, तो वो वहाँ की कल्चर में, सोसाइटी में क्या हो रहा था, वहाँ की एथिकल वैल्यू कमजोर हो रही थी, नैतिक वैल्यू का पतन हो रहा था, है ना। तो वहाँ के शासक ने उस पर आयात शुल्क लगाया कि हम भारत से ऐसे वस्त्रों का आयात करेंगे तो उस पर आयात शुल्क लगाएंगे जिससे वो महंगे हो जाएं। लिख लिया। देसी राज्य, देसी राज्य में क्या क्या पढ़ना है? शुंग वंश, कण्व वंश, चेदिया, महामेघवान वंश। उसके बाद कहाँ जाना है? सातवाहन वंश। और फिर कहाँ जाना है? संगम काल। ये देसी राज्य हैं मौर्योत्तर काल के। किसके देसी राज्य हैं ये? तिथि याद है मौर्योत्तर काल की? शुंग वंश। देखो शुंग वंश की हमें जानकारी कहाँ से होती है? इसके संस्थापक कौन है? मौर्य काल के अंतिम शासक बृहदर्थ की हत्या करके, ये सेनापति थे उनके, मौर्य वंश के शासक के, तो इन्होंने उसको मार दिया और खुद से शासन करने लगे मगध पे। कौन? पुष्यमित्र शुंग। बहुत कट्टर ब्राह्मण थे ये, हैं? बड़े खुश हो जाते ब्राह्मण के नाम पे, लग रहा है शर्मा जी हो क्या आप, हैं? हाँ, तभी खुश हो जाते हो। पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे पतंजलि। पतंजलि। इन्होंने महाभाष्य लिखा, पतंजलि का महाभाष्य। अच्छा, इसी में पतंजलि में ही ये पता चलता है कि शिवलिंग की पूजा की जाती थी। ठीक है, पतंजलि का महाभाष्य। पतंजलि कौन थे? पुष्य पुरोहित। लिख लिया करो, मैं कुछ बातें लिख लिया, हाँ। और हमें जानकारी मिलती है कालिदास के मालविकाग्नि मित्रम से, इनका साहित्य है ये। मालविका, मालविका राजकुमारी थी मालविका, और एक अग्निमित्र। मालविका और अग्निमित्र को मिला के बनाया मालविकाग्निमित्रम। कालिदास के मालविकाग्निमित्रम साहित्य से। ठीक है। और शुंग वंश की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? पुष्यमित्र शुंग के दरबार में हेरोडोटस नाम का एक व्यक्ति आता है जो भागभद्र के विदिशा दरबार में आता है, विदिशा एमपी। और वहां पे एक बेस नगर में गरुड़ स्तंभ की स्थापना करता है।
उसी से पता चलता है वैष्णव धर्म की स्थापना। वैष्णव यानी विष्णु, विष्णु के उपासक। शुरुआत कहाँ से हुई? बेसनगर के अभिलेख, ठीक है, बेसनगर, विदिशा अभिलेख भी बोल देते हैं। हेरोडोटस का गरुड़ स्तंभ, वैष्णव धर्म की स्थापना। लिख लिया? क्या टाइम हो गया? लिख लिया? इसके संस्थापक थे वसुदेव। जो देवभूति को मार के बने थे। देवभूति कौन था? पुष्यमित्र शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति। ठीक है, देवभूति को मार के, क्रॉस क्रॉस बना दो, मार दिया इनको, काट दिया। लिख लिया? चेदिया महामेघवान वंश उस समय पे उड़ीसा में था। संस्थापक उड़ीसा। उड़ीसा में सिटी वाला सा आता है क्या? सिटी वाला सा आता है, अच्छा नहीं लगा। अच्छा, वेरी गुड। वो इसमें आता है, ओडिशा। शासक थे खारवेल। जैन मतानुयायी थे, ये जैन धर्म को मानने वाले थे। इन्होंने उदयगिरी एवं खंडगिरी पहाड़ियों पर जैनियों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था, विहारों का निर्माण करवाया था। हम्म। क्या हुआ? वो भी गुफा है, पर वो गुप्त काल में बनी थी। लिख लिया? सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के संस्थापक थे सिमुख। कौन थे? सिमुख। ठीक है, संस्थापक सिमुख थे, लेकिन इसके अन्य शासक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लिख लो। एक शासक था श्री सात। श्री सात ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए और एक राजसूय यज्ञ करवाया। इसके जो सिक्के थे, उसके सिक्कों पे इसका नाम मिला है श्री सात। सिक्के श्री सात यानी जिसको बोलते हैं हम सातकर्णी। क्या बोलते हैं? सातकर्णी। सिक्के से इसके नाम मिलते हैं। सिक्के से नाम क्या मिलता है? श्री सात।
जिसका शासक का नाम क्या है? सातकर्णी। सातकर्णी किस वंश से संबंधित है? सातकर्णी किस वंश से संबंधित है? सातवाहन वंश से। समझ में नहीं आया मैंने क्या बता दिया? शासक का नाम क्या है? वो तो संस्थापक है सातवाहन वंश के। अन्य, हाँ, श्री सात कह दो या सातकर्णी कह दो, इसके सिक्कों से जो इसका नाम मिलता है वो नाम मिलता है श्री सात, लेकिन उसका नाम क्या था? सातकर्णी। तो हम शासक को जानेंगे सातकर्णी के नाम से, ठीक है। सिक्कों से उसका नाम मिलता है श्री सात। उसने 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ कराया था। उससे पहले भी अश्वमेध यज्ञ हो चुका था, पुष्यमित्र शुंग पतंजलि के माध्यम से करा चुके थे। पुष्यमित्र शुंग कौन थे? देख के ही बता दो। हाँ, तो पुष्यमित्र शुंग पहले एक अश्वमेध यज्ञ करा चुके थे, जिसका अभिलेख हमें कहाँ मिला है? धंग देव का अयोध्या अभिलेख। वो आगे यज्ञ ऐसा होता था, उसका प्रोसेस ये होता था कि उस यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ा जाता था। वो घोड़ा जहां जहां तक जाएगा वहां तक राज्य तुम्हारा। जहां वो जिस घोड़े को रोक लिया किसी ने, तो समझ लो कि आपके राज्य को उसने चुनौती दे दी, तो आपको फिर उससे युद्ध करना पड़ेगा, फिर उसको जीतना पड़ेगा युद्ध के माध्यम से, फिर आगे छोड़ दो घोड़ा। ये अपनी वही है ना, जमीन संपत्ति को बढ़ाने का प्रोसेस है, राज्य को, राज्य की सीमाओं को बढ़ाने का। अश्वमेध यज्ञ कराने का मतलब क्या है कि आप समझ रहे हो कि हमसे लड़ने वाला कोई नहीं है, तो जहां जहां तक मेरा घोड़ा जाएगा वहां वहां तक की मेरी भूमि, तो मैं अश्वमेध यज्ञ कराऊंगा। तो सोचो श्री सात ने जब 2-2 अश्वमेध यज्ञ कराए, तो इंपॉर्टेंट तो होगा ही भाई। अब घोड़ा कहाँ तक जा पाएगा? अब ये बताओ मुझे, घोड़ा कहाँ तक जा पाएगा? मान लो कोई बड़ी नदी पड़ गई, नहीं क्रॉस कर पाया, फिर बताओ। अब कोई मर गया बीमारी से घोड़ा, फिर? हालांकि उसके साथ और अन्य लोगों को भेजते थे, घोड़े का तो एक संकेत था, खाली नहीं छोड़ते थे वो, पूरी टीम भेजते थे, सैनिकों की टुकड़ी भेजते थे। घोड़ा आगे आगे चल रहा है, सैन्य एक टुकड़ी पीछे चल रही है। अगर किसी ने चुनौती दी कि हाँ मैं तुम्हारी सेना की टुकड़ी से युद्ध करूंगा, तो फिर वो युद्ध करती थी टुकड़ी। नहीं कर रहे हो तो अपना तो साम्राज्य है ही। हाँ, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट शासक है इसमें, गौतमी पुत्र सातकर्णी। अच्छा, गौतमी पुत्र सातकर्णी, इसको द्वितीय परशुराम कहते थे। हाँ, इसके घोड़े 3 समुद्रों का पानी पीते थे। इसको अद्वितीय ब्राह्मण भी कहते थे। अद्वितीय ब्राह्मण, बहुत इंपॉर्टेंट ब्राह्मण था ये, ठीक है। अद्वितीय ब्राह्मण, गौतमी पुत्र सातकर्णी। इसने वर्ण व्यवस्था की रक्षा करने के लिए बहुत प्रयास किए कि वर्ण व्यवस्था बनी रहे, है ना, क्योंकि ब्राह्मणों को बहुत उससे इंपॉर्टेंस मिलता है, वर्ण व्यवस्था से बहुत ज़्यादा। तो इन्होंने क्या किया? वर्ण व्यवस्था की रक्षा की, ठीक है। इसीलिए गौतमी पुत्र सातकर्णी को वर्ण व्यवस्था का रक्षक भी माना जाता है। इतना समुद्रों का पानी पीने का मतलब समझते हो? कि इस समुद्र से लेके उस समुद्र तक, उस समुद्र से लेके उस समुद्र तक इसकी पूरी सीमा है। भाव समझो उसके, सीमा कितनी बड़ी है उसके राज्यों की। हालांकि सातवाहन वंश ज्यादा नहीं, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों तक फैला हुआ था, लेकिन आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक वो सब क्या है, दोनों समुद्रों को घेर रहा है ना। इधर अरब सागर भी, उधर बंगाली खाड़ी भी। द्वितीय परशुराम या अद्वितीय ब्राह्मण लिख लो। ये गौतमी का पुत्र था, इसीलिए गौतमी पुत्र सातकर्णी कहते हैं। ये मात्र मात्र सत्तात्मक समास था। सातवाहन जो वंश था
वो मात्र सत्तात्मक था। मैंने पहली क्लास में समझाया था, दूसरी क्लास में भी समझाया था कि एक पितृसत्तात्मक समाज मिलेगा, एक मात्र सत्तात्मक समाज मिलेगा। जहाँ महिलाओं को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, जैसे ये माता के नाम पे महिलाओं को पहले नाम ऐड कर दिया हमने, सातकर्णी के नाम पे गौतमी पुत्र सातकर्णी। ऐसे ही आगे आएगा एक विशिष्टि का पुत्र, विशिष्टि पुत्र पुलवामी। क्या आएगा? विशिष्टि पुत्र पुलवामी। ये सब क्या है? ये सब कौन से शासक हैं, किस वंश के? हेडिंग डाल के अपने अलग से भी लिख सकते हो इनको, ऐसे इस तरीके से ना बनाओ तो। पर अपने नोट्स समझ में तो आ रहे हैं ना? ठीक है ठीक है, कैसे भी कर लो, अच्छा है। आप समझ में तो आ रहे हैं ना कैसे क्या करना है? पुलवामी, इसको दक्षिणा पथ पथेश्वर की संज्ञा दी गई थी। किसकी? दक्षिणा पथ पथेश्वर। विशिष्टिपुत्र पुलवामी ही पहला ऐसा शासक था जो ब्राह्मण होते हुए भी उसने आंध्र प्रदेश में बना हुआ स्तूप, उसकी मरम्मत करवाई थी। समझ रहे हो मेरी बात? तो अन्य धर्मों का भी इसने संरक्षण किया। अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश में बना हुआ है, अमरावती। तो ऐसा शासक था, ये बहुत अच्छे शासक भी रहे हैं। आगे चल के हाल है जिसने गाथा सप्तमी लिखी, गुणा गुणा ढच्च भी हैं इसी से संबंधित, उन्होंने बृहत कथा मंजरी लिखी। लिखवा दूं? हाल ने क्या लिखी? गाथा सप्तमी। और गुणाढ्यच ने क्या लिखी? बृहत कथा गुणाढ्यच। क्या कह रहे हो, हिस्ट्री टफ है? अगर मैं नहीं पढ़ाता तो बहुत टफ होती। हाल ने क्या लिखा? गाथा सप्तमी। लिख लो उसके नीचे गाथा सप्तमी। क्या लिखोगे उसके नीचे? और गुणाढ्यच ने लिखी बृहत कथा मंजरी। गुणाढ्यच। अब सोचो, मैं तो बिना नोट्स के पढ़ाता हूं आप लोगों को। अब प्रैक्टिस मेक्स ए परफेक्ट मैन। आप लोग भी 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे लिख लिख के, हालांकि मैंने तो 10-20 बार कर रखी है। बिल्कुल आएगी। हम्म। पंडित तो वैसे भी विद्वान होते हैं। पंडित तो वैसे भी विद्वान होते हैं, जल्दी याद कर लेंगे। काफी इंटरेस्टिंग बात करते हैं ये, मजेदार। संगम काल। चलें। देसी राज्यों में उस समय दक्षिण भारत में एक अलग से काल, मौर्योत्तर काल के साथ में ही संगम में, संगम काल, संगम का मतलब होता है वहां पे उन्होंने संगीतियां करी, बैठक करी। तो उसी बैठकों के नाम से उस क्षेत्रों के बारे में पता चलता है कि वो संगम काल है। उसमें 3 राज्यों के बारे में जानकारी लेनी है। चोल, चेर, पांड्य। केरल वाला एरिया जो है उसको बोलते हैं चेर, ठीक है। तमिलनाडु वाला है उसको बोलते हैं पांड्य। उससे ऊपर है थोड़ा सा, उसको बोलते हैं चोल। तो चोल, केरल वाला चेर और पांड्य। तो इन्हीं तीनों वंशों की, तीनों शासकों की जानकारी हमें जो पढ़नी होगी वो हमें कहां से पढ़नी होगी? संगम काल से। संगम काल में संगम जो करवाया था उन शासकों ने वो थे पांड्य। पांड्य राजाओं के अधीन, पांड्य, पांड्य के जो राजा थे, पांड्य तमिलनाडु का जो क्षेत्र है पांड्य, उन राजाओं के अधीन संगम करवाए गए थे। संगम कितने हुए थे? 3। जब हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे वहां देखेंगे। ऐसे पहला संगम हो रहा है मदुरई में, तीसरा हो रहा है तेन मदुरई में,
तीसरा हो रहा है अलवय कपाटपुरम में। तो इन संगम में साहित्यों की रचना की गई थी। ठीक है, तो इसमें से कुछ साहित्य हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि शीलपादिकारम, मणि मेखलई, जीवक चिंतामणि। ठीक है, तो वो हम संगम काल पढ़ेंगे, लेकिन हम जब एंशियंट पढ़ रहे हैं तो हमें एंशियंट में केवल ज़्यादातर ध्यान देना है कि उसके वंश, उसमें क्या क्या विशेषताएं रही हैं, वो बस इतनी चीज़ें है ना। तो संगम काल में जाओगे आप तो संगम काल में देखोगे कि वहाँ पे ब्राह्मण व्यवस्थाओं में जाति प्रथा नहीं थी। समाज दो भागों में विभाजित था, एक तरफ ब्राह्मण, एक तरफ गैर ब्राह्मण। ठीक है, संगम काल में जो समाज का विभाजन था वो कैसा था? ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण। ठीक है, एक बड़वा प्रथा के बारे में भी चर्चा हुई थी कि उत्तर भारत से कुछ वहां जाके ब्राह्मण अगर बस जाते हैं और रहने लगते तो उनको हम बोलते थे कि ये बड़वा प्रथा का पालन कर रहे हैं, बड़वा प्रथा। ठीक है, चोल, चेर, पांड्य ये स्थान है। जैसे कि पांड्य आज का तमिलनाडु है, चेर आज का केरला है, ये चोल जो है लगभग कर्नाटक तमिलनाडु के आज के कुछ भागों में बसा हुआ था चोल। तो चोल, चेर और पांड्य इन्हीं तीनों राज्यों तीनों के बारे में तमिलनाडु, चोल तमिलनाडु से ऊपर का भाग है, कर्नाटक तमिलनाडु का मिला के आज का है ना, ऊपर वाले राज्यों में। इन्हीं की जानकारी हमें संगम काल से मिलती है, संगम वंश से मिलती है, संगम साहित्यों से मिलती है। ठीक है, और ये तो सब जब मैंने संगम काल की जानकारी बताई तो किस किस चीज से बताई मैंने? एक तो संगम साहित्य, जब हम साहित्य पढ़ेंगे तब देखेंगे, अभी लिखवाना है तो अभी भी लिखवा दूंगा। संगम साहित्य, ये सब क्या है? साहित्यिक स्रोत। और दूसरी जानकारी हमें संगम काल की मिलती है महापाषाण संस्कृति, जो मैंने कल भी बताई थी कि वहाँ पे किसी व्यक्ति की जब समाधि बनाते थे तो उनको बहुत बड़े बड़े पत्थरों से ढक देते थे, उसको बोलते थे महापाषाण कल्चर, महापाषाण संस्कृति। इसकी जानकारी हमें संगम काल की मिल जाती है उससे। ठीक है, संगम काल का समाज ब्राह्मण एवं गैर ब्राह्मण में बटा हुआ था, वेदियार एवं बड़वा प्रथा, है ना। महिलाओं की स्थिति इतनी खराब भी नहीं थी, ठीक ठाक थी। और वहाँ की अर्थव्यवस्था इतनी इंपॉर्टेंट थी कि वो कहते थे कि जिस स्थान पे एक हाथी बैठ जाए उतने स्थान से इतने चावल, इतने अनाज का उत्पादन किया जा सकता है कि कोई व्यक्ति, कोई परिवार पूरे साल भर खाएगा। सोचो, इतनी बढ़िया तो आपको तो अभी भी पता है ना। अब हम आज की ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे तो कावेरी नदी का जो एरिया है वहाँ पे आज भी बहुत उत्पादन होता है। कावेरी नदी का जो रीजन है, कावेरी का जो बेसिन है, कावेरी को दक्षिणी गंगा कहते हैं, पता है आपको? इसीलिए कहते हैं, क्यों कहते हैं गंगा? क्योंकि वहाँ उसी नदी की वजह से बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है कृषि में, एग्रीकल्चर में। ठीक है, ऐसे लिंक किया करो नॉलेज को। वो दक्षिण भारत की गंगा है, गोदावरी नदी दक्षिण भारत की गंगा है और कावेरी नदी दक्षिणी गंगा है। पता था कभी? हाँ, जब जब पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा अच्छे से। ये ज्योग्राफी में ये कन्फ्यूजन ही होती है चीजें, जैसे बिंबसार बिंदुसार अलग है, ऐसे ही दक्षिण की गंगा अलग है और दक्षिण भारत की गंगा अलग है। कावेरी सबसे दक्षिण में है, बहुत महत्वपूर्ण नदी है कावेरी। गोदावरी बीच में है। गोदावरी तो बेसिन भी शेयर नहीं करती कावेरी से, इतनी दूर है कावेरी, 500-600 किलोमीटर। गोदावरी बेसिन शेयर करती है कृष्णा से, जिसको बोलते हैं कृष्णा गोदावरी बेसिन, केजी बेसिन। कृष्णा देखी है? ठीक है,
और संगम काल के समाज के बारे में, भूमि वगैरह। भूमि की ये माप करना शुरू कर दिया था इन्होंने, तो भूमाप की जो यूनिट थी उसको बोलते थे निवर्तन। क्या बोलते थे? भू उपजाऊ थी, ये तो पता है आपको। उदाहरण के लिए ले लो एक हाथी, है ना, कि एक हाथी अगर जिस भूमि पे बैठ जाए उसके बराबर अनाज इतना उपज जाएगा कि पूरे परिवार के लोग बैठ के साल भर खा सकते हैं। ठीक है, संगम काल इतना उपजाऊ था। भूमि की माप करवाने वाली इकाई थी निवर्तन इकाई। ठीक है, हालांकि और भी थी, माँ था, वेली था, तो माँ वेली निवर्तन भूमि माप की इकाई थी। कदमई, उस समय व्यापार भी होता था, बंदरगाह भी बने हुए थे, जैसे कि ईस्ट साइड में बना हुआ था फुहार, कावेरी पट्टनम। पश्चिम में बने हुए थे नौरा, तोंडी, मुजरिस, ये सब बंदरगाह थे उस समय। कावेरी पट्टनम और फुहार। ठीक है, कावेरी पट्टनम और फुहार। ऐसे ही पश्चिम भारत के कुछ बंदरगाह थे संगम काल में। क्या बंदरगाह थे? नौरा, तोंडी, फुहार। फुहार, फुहार, बरसा की जो फुहार आती है वैसे फुहार कर लो, फुहार कर लो। फुहार इंग्लिश में तो फुहार लिखा है, फुहार। ठीक है, बंदरगाह भी थे वहां पे, बहुत इंपॉर्टेंट था। एक रोमन बस्ती के बारे में भी पता चलता है, और बहुत सारी चीजें हैं। अब क्या क्या बताऊं आप लोगों को, पर धीरे धीरे करके हम कवर करेंगे तो अच्छा रहेगा। लिख लिया? हो गया? इसमें कृषक, कृषक भी अलग अलग टाइप के थे, पेरुंदम, सुरुंदम। सुरुंदम थे वो महत्वपूर्ण किसान थे, पैसे वाले किसान थे। पेरुंदम थे थोड़े गरीब किसान थे। बहुत सारे शब्द मिलेंगे उल्टे सीधे में, ज़्यादा एकदम बम्बार्डमेंट हो जाएगी, फिर आप घड़ी देखोगे टाइम कितना हो गया, बोर हो रहा हूँ। तो इतना ही बताऊंगा मैं, जितना झेल पाओ। अंतिम पेज है 10वां, कंक्लूड कर देते हैं थोड़ा सा करके। मौर्योत्तर काल, विशेषताएं समझी? ठीक है, देसी राज्य देखे, कौन कौन से थे मौर्योत्तर काल में? शुंग, संगम में कौन कौन से वंश थे? संगम में कौन कौन से वंश देखे थे? हाँ, ठीक है। अब हम जाएंगे विदेशी राज्यों पे, जिसमें कौन कौन देखना है हमें?
इंडो ग्रीक और शक और कुषाण। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था, लिखवा दो। कुजुल, कड, फिसस। इसने तांबे की मुद्राएं चलाई। ठीक है। इंडो ग्रीक का एक इंपोर्टेंट शासक है, उसको लिख लो मिनांडर। इंडो ग्रीक सबसे पहले भारत में ऐसे शासक थे जिन्होंने सिक्कों पे नाम लिखना, चित्र बनाना, को समय अंकित करना वो शुरू किया था। किसने? इंडो ग्रीक ने। सबसे पहले इंडो ग्रीक आए थे विदेशियों में, ठीक है। उसके बाद कौन आए? शक आए। फिर कौन आया? कुषाण आए। इसी क्रम में याद करो, इंडो ग्रीक, शक, कुषाण। शॉर्ट फॉर्म बना लो इसकी कुछ। यही तो कंफ्यूजन है, यही तो दूर करना है क्लास में बैठ के। ठीक है। मिनांडर, मिनांडर मिनांडर के बारे में एक कहानी सुन लो, छोटी सी है। मिनांडर किस कौन सा वंश से संबंधित है? इंडो ग्रीक से सबसे पहले आए। मिनांडर की एक कहानी थी बुद्ध धर्म से, बौद्धिक लोगों से, वो थी बिटवीन नागसेन। मिनांडर और नागसेन की कहानी। नागसेन ने, आपको पता होगा, एक बुद्ध धर्म, नागसेन कौन थे? बौद्धिक थे, बुद्ध धर्म के अनुयायी थे। मिनांडर ने नागसेन से पूछा, नागसेन गए थे, नागसेन मिनांडर की ये कहानी थी, आत्मा होती है या नहीं होती है, इस पे चर्चा करनी थी। आत्मा, जो सोल, आत्मा होती है कि नहीं होती है। तो मिनांडर साहब उससे पहले मानते थे कि आत्मा, आत्मा होती है, क्योंकि नागसेन बौद्ध है, तभी तो वो जाके उनको बदलेगा कि नहीं होती है। तो ठीक है, मिनांडर कह रहे हैं कि आत्मा होती है, नागसेन क्या कह रहे हैं? आत्मा नहीं होती है। तो इसको इन्होंने एक उदाहरण लिया रथ का। किसका उदाहरण लिया? रथ का उदाहरण। किन्होंने उदाहरण लिया? नागसेन ने। नागसेन ने बोला कि भंता, मिनांडर, मिनांडर को ये कहते थे भंता, भंता यानी राजा, कि आप किससे आए हो? अभी जब दरबार में आए थे तो आप किस चीज से आए थे? समय क्या हो गया? समय देख रहे हो? मुझे भी बता दो। हाँ, तो खत्म हो जाएगा मतलब आज। तो नागसेन ने पूछा मिनांडर से कि आप किससे आए हो? तो उन्होंने बोला कि मैं रथ से आया हूँ। ठीक है, किससे आया हूँ? रथ से आया हूँ। नागसेन लेके गए मिनांडर को रथ के पास, और रथ की रस्सी को पकड़ के, लगाम को पकड़ के, घोड़े की लगाम को पकड़ के बोला, क्या ये रथ है? तो मिनांडर ने क्या जवाब दिया होगा? नहीं, ये तो रस्सी है। ठीक है, नागसेन ने रथ के पहिए को पकड़ के बोला,